प्रदूषण के कारण हमारी एंग्जायटी लेवल या डिप्रेशन या तमाम अलग किस्म के जो मानसिक विकार पैदा हो रहे हैं, क्या ये सच है डॉक्टर? खून के जरिए ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं। मतलब हमारे दिमाग को वो हार्मफुल इफेक्ट है उसका दिमाग। हाँ, यहाँ अगर हम फर्क करें ब्रेन और माइंड में, जो ऑर्गन है ब्रेन और माइंड फंक्शनल यूनिट है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात है। तो जो मानसिक स्वास्थ्य पे असर होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू तो होता ही है, जैसे आपने कहा मानसिक फैक्टर से, लेकिन ब्रेन के द्वारा भी बहुत असर होता है। मानसिक स्वास्थ्य के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तेजी से। रिपोर्ट्स क्या, अखबार देख लीजिए आप। लोनलीनेस एक हेल्थ रिस्क फैक्टर है, ये अब WHO ने भी मान लिया। हमें ये चाहिए, आप और हम मिलके भी, मीडिया के और प्रोफेशनल लोग, कि हमारी जनता को, हमारे युवा वर्ग को, हमारे बुजुर्गों को इस काबिल बना सके कि अकेलेपन से कैसे डील करना है कि स्वास्थ्य पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। 3rd ग्रेड की लड़की को डिप्रेशन हो सकता होता है ना, ये हम पहले नहीं मानते थे विज्ञान में भी, लेकिन यंग एज में भी बायोलॉजिकली ब्रेन मैकेनिज्म से संबंधित डिप्रेशन होता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। हम सभी वायु प्रदूषण को खांसी, दमा और फेफड़ों की बीमारी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो जहरीली हवा हम रोज सांसों के साथ अंदर ले रहे हैं, वह हमारे दिमाग, यादाश्त और भावनाओं पर भी चुपचाप हमला कर रही है। आज अवसाद यानी डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी और स्मृतियां कमजोर होने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, यानी मेमोरी लॉस भी हो रहा है। क्या इसकी एक वजह लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहना भी हो सकता है? इन्हीं गंभीर और अक्सर अनदेखे सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निमेश जी देसाई। जाने माने मनोचिकित्सक हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर देसाई का। आपका स्वागत है डॉक्टर। नमस्कार, थैंक यू। आज आपको बुलाने के पीछे मकसद तो ये है ही एक प्रदूषण का कि इस समय केसेस काफ़ी बढ़े हुए दिखाई देते हैं जो मेंटल हेल्थ की। साथ ही साथ चूंकि अब एग्ज़ाम्स भी बहुत क्लोज हैं, तो स्टूडेंट्स, बच्चों को किस तरह से हम मदद पहुंचा पाएँ, इसके लिए भी हमने सोचा कि आपका यहाँ आना बहुत अच्छा रहेगा डॉक्टर देसाई। तो शुरुआत करते हैं। ये एक जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि प्रदूषण के कारण हमारी एंग्जायटी लेवल या डिप्रेशन या तमाम अलग किस्म के जो मानसिक विकार पैदा हो रहे हैं, क्या ये सच है डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल है। और जैसे आपने कहा, अनदेखी, जरा नहीं समझी हुई बात है ये। शारीरिक स्वास्थ्य पे, फेफड़ों पे असर तो जाहिर हो जाता है और अक्सर हम बात कर रहे थे, वो अपनी जगह मुनासिब है। लेकिन जो अनदेखी, ना समझी हुई चीज़ है, वो है ओवरऑल हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे असर और खासकर मानसिक स्वास्थ्य पे असर। अगर सोचें, सबसे पहले तो जैसे आप और हम ही अपने अनुभव से सोचें, वो जो एहसास है, वो जो लाचारी है वायु प्रदूषण के बारे में, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम करती है। और दूसरा मुद्दा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो आपने बात कही, उसका ब्रेन के मैकेनिज्म से भी संबंध है। ये जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स की तरह माइक्रो पार्टिकल्स, खासकर PM 2.5, ये रिसर्च काफ़ी पाई गई है, खासकर यूरोप में और अमेरिका में, जब 40-50 साल पहले वायु प्रदूषण की तकलीफ वहाँ भी इतनी हुई थी। तो उस वक्त पाया गया कि खून के जरिए ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेन तक पहुँचते हैं, एक। दूसरा, नाइट्रस ऑक्साइड की जो असर है ब्रेन पे, वो भी गंभीर है। और तीसरा, सबसे महत्व की बात, जो लंबे अरसे का एक्सपोजर है, वो हमारे ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शंस को असर करता है, खासकर मेमोरी रिकॉल और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। जो काम हम त्वरित गति से कर लेते हैं, वो उतनी आसानी से हो नहीं पाता। एक ये भी मैंने अक्सर अपने आसपास के लोगों को भी कहते सुना है कि जैसे हम क्या अंदर ले रहे हैं वो तो अनदेखा है, लेकिन बाहर जब हमारी आंखें जो देख रही हैं, हाँ, वो भी तो सुकून नहीं दे रही हैं। वही, जैसे मैंने कहा, वो एहसास, वो लाचारी है। बल्कि सच बताएं, इसके जो मानसिक और सोशियो पॉलिटिकल इफेक्ट्स है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम दिल्ली में इस साल और हर साल महसूस करते हैं, भाई, जो ये मतलब क्या व्यवस्था है
कैसी जगह में हम रह रहे हैं, कैसा कैसा समाज हो गया है, वो मानसिक रूप से इनडायरेक्टली बहुत असर करता है। वो लाचारी, वो बेबसी, वो जो हेल्पलेसनेस है, दैट डजंट हेल्प एट ऑल। खासकर, और एक पहलू उसमें जुड़ जाता है श्वेता जी, जुड़ता ये है कि जैसे आप जानते हो, लेकिन हम दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दें, बहुत दशकों से डिस्क्राइब किया गया सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। हम्म। यूरोप और अमेरिका में जैसा जाड़ा होता है गंभीर, तो वहाँ पाया गया कि विंटर में, जाड़े में डिप्रेशन ज़्यादा होता है। ओके। राइट। तो ऑफ कोर्स एक दूसरी थियरी ये भी है कि अफ्रीका और एशिया में रिवर्स सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर था, वो विवाद अपनी जगह है। लेकिन सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है, जैसे दिन छोटे हो जाते हैं, सन एक्सपोजर कम है, हम्म। राइट, अंधेरा है, तो वो जो सारे हालात है उसमें वायु प्रदूषण एक और फैक्टर जुड़ जाता है। तो मुझे जब से आपने हम बात करी, आपने हमने मुझे ये विचार आ रहा है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जाड़ों में डिप्रेशन की तादाद बढ़ना और वायु प्रदूषण दोनों मिलके खासकर उत्तर भारत के लिए बहुत मायने रखता है। तो मेडिकली भी जैसे ये तो हो गया डॉक्टर कि हम जो लाचारी बेबसी महसूस कर रहे हैं उसके कारण मन पर एक बोझ सा बन जाना और एक अवसाद सा पैदा हो जाना। लेकिन जब हम देखें कि मेडिकली अगर हम देखें सो देयर शुड बी सम प्रूवन फैक्ट्स कि मतलब हमारे दिमाग को वो हार्मफुल इफेक्ट है उसका दिमाग। हाँ, यहाँ अगर हम फर्क करें ब्रेन और माइंड में, जो हम्म। ऑर्गन है ब्रेन और माइंड फंक्शनल यूनिट है हम्म। ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात है। तो जो मानसिक स्वास्थ्य पे असर होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू तो होता ही है, जैसे आपने कहा, हम्म। मानसिक फैक्टर से, लेकिन ब्रेन के द्वारा भी बहुत असर होता है। हम्म। एक बार फिर और क्लियर कर दें, वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं PM2.5 वाले, ऑलमोस्ट लाइक माइक्रोप्लास्टिक्स, नाइट्रस डाइऑक्साइड का असर, हम्म। है ना। और ओवरऑल एक और चीज़ होती है जो मुझे लगता है रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट है, ब्लड थिकन हो जाता है। ओह। ब्लड थिकन हो जाता है तो जाहिर है स्लो हो गई सर्कुलेशन, हम्म। यू नो। तो यहाँ भी मिल जाता है असर विंटर का और वायु प्रदूषण का। तो संक्षेप में कहें, काफ़ी मेडिकल रिसर्च है जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव टास्क्स, हम्म। इसमें असर ब्रेन के द्वारा पाया गया, न सिर्फ मानसिक। एक जो रिपोर्ट ये भी कहती है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कही कि हम किस देश में रह रहे हैं ये सोच, तो ज़्यादा से कई लोग अब मतलब दे आर ऑप्टिंग टू शिफ्ट आई अब्रॉड। नो। ये हाँ, भी एक मुझे लगता है ये कि बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। एक एक श्रोता जी और बात याद कर ले, लंदन में जहाँ तक मुझे याद है, दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद 40 के दशक में और 50 के दशक की शुरुआत में ऑलमोस्ट वही सिचुएशन थी जो आज हम दिल्ली में, उत्तर भारत में फील कर रहे हैं। और फिर आया एयर कंट्रोल एक्ट हम्म। 1952 का, अगर मुझे सही याद है, उसके बाद असर हुआ। तो ये भी हकीकत है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक बात है, कितनी घनिष्ठता है हम्म। आबादी की, वो हम्म। हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर लंदन 1950 के दशक का और आज का दिल्ली कंपेयर करें, तो हमें कुछ बहुत ठोस कानूनी कदम चाहिए, हम्म। और लंदन लंदन और बहुत सारे महानगरों ने वो अचीव कर लिया। एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है डॉक्टर कि जब भी हम कोई कानून लेकर आते हैं तो हम रेप्लिका तैयार कर लेते हैं। दूसरे देश यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, पॉइंटर्स हर जगह से उठा लिए, एक कॉपी तैयार कर दी। लेकिन हम अपने देश की स्थितियों को समझते हुए कुछ निर्माण नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ हद तक हम दूसरे देशों से सीखें वैज्ञानिक रूप से, ये जरूरी है। कुछ अपने इनोवेटिव आइडियाज लाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात कर रहे थे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सिमिलरली नंबर ऑफ व्हीकल्स। दिल्ली में जो व्हीकल की डेंसिटी है पर पॉपुलेशन, पर एवरेज, जो पर कैपिटा, वो लंदन में कभी भी नहीं रही, लंदन न्यूयॉर्क में भी। तो सबसे पहली बात, व्हीकल और पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ हमें, जैसे टेलीकॉम सिस्टम में हुआ, टेलीकॉम सिस्टम में आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अमेरिका और यूरोप के सॉल्यूशंस यहाँ नहीं लागू हुए, हमने अपने सॉल्यूशंस ईजाद करने पड़े, वही हमें यहाँ करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि अनुशासन हमारी जनता में कितना है, ये भी हम स्वीकार करें कि हमारी आदतन, और वो 400-500 साल के मुगल और ब्रिटिश काल में पैसिव एग्रेशन, गांधी जी का सत्याग्रह, शायद हम गलत रूप से सीख लें। तो रूल्स नहीं फॉलो करना, स्वीकार करें, हमारी आदत में है।
तो लॉज बन भी जाएंगे, तो उसका कितना अमल हो पाएगा और कितना हम स्वैच्छिक रूप से अमल करेंगे, ये महत्व की बात है। तो आप तो मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर, आप बताइए ना, मतलब ये माइंडसेट क्या है? क्योंकि मैं यहाँ एक एक बात जरूर कहूँ, और प्रामाणिकता से, हम लोग जो पहली एक दो पीढ़ी के हैं आज़ादी के बाद, 1947 के बाद, वहाँ ये कॉलोनियल माइंडसेट और पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर या रूल्स नहीं फॉलो करना कुछ ज़्यादा ही था। और जैसे मैंने कहा, गंभीरता से कहूँ, गांधी जी का सत्याग्रह था एक फॉरेन रूल के अगेंस्ट। हम लोग शायद शुरू के 20, 30, 40 साल में वो अच्छे से समझ नहीं पाए। हड़ताल और बसें जलाना और वो सब जो हमारा खुद का शासन है, वायलेंट रूप दे मायने नहीं रखता है कोई, और बुनियादी रूप से श्वेता जी मायने नहीं रखता है। लेकिन ये जरूर कहूँगा, जिस मुद्दे पे मैं था, कि मेरा ये विचार है और समझ है कि नई पीढ़ी जो नेक्स्ट 2 जनरेशन्स हैं, उसमें ये कॉलोनियल माइंडसेट और अनकोऑपरेटिवनेस, नॉट फॉलोइंग द रूल्स, मुझे लगता है कम है। तो उम्मीद ये जरूर की जा सकती है कि हम धीरे धीरे बाकी विकसित देशों की तरह अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, और जो परेशानी हमें हो रही है वायु प्रदूषण से या किसी भी ऐसी समस्या से, उसमें हमारा योगदान क्या है और हम क्या कर सकते हैं, ये हम समझें। मुझे यहाँ विचार आता है, श्वेता जी, एक हमने शायद पहले 1-2 बार कहीं बात की है, अगर कोविड महामारी ने कुछ चीज़ें हमें सिखाई है बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ साथ, तो उसमें से एक ये है मुझे लगता है, और पब्लिक हेल्थ और बिहेवियरल साइंस के हिसाब से, कि हमारा सबका स्वास्थ्य हमारी मिली जुली हरकतों से जुड़ा हुआ है। तो हम बिहेव कैसा करते हैं, हमारा सोशल बिहेवियर और रूल फॉलोइंग कितना है, इस पे मायने रखता है हमारा जन स्वास्थ्य। ये मुझे लगता है कि हम 20-21 के वक्त में सीखने लगे थे, लेकिन ऐसे कॉमन बात करें, वो समय गुजर गया तो हम सब भूलने लगे हैं। तो मैं चाहूँगा आपके ज़रिए हमारे दर्शकों को हम जितना याद दिला सकें कि मैं बहुत पसंद करता हूँ इस चीज़ को। 40-50 साल से हम ये तो समझने लगे थे कि मेरा स्वास्थ्य मेरे बिहेवियर पे डिपेंड करता है, मेरी लाइफस्टाइल पे। जो महामारी ने हमें सीखने का मौका दिया वो ये है कि न सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए, लेकिन जनता के लिए कलेक्टिव बिहेवियर विल डिटरमाइन दी पब्लिक हेल्थ। डेफिनेटली यस। तो ये जो है ना, ये मुद्दा हम जितनी बार कह सकें वो अच्छा होगा। कानून अच्छे बने, उनका अमल हो, हम उनको फॉलो करें, हम जितना हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर करंट टाइम में अभी भी मैं देखता हूँ, सच बताऊँ, जहाँ हम लोग सब रहते हैं, कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन ग्रेफ 4 में भी बंद थोड़ी हुआ। जिनका रिनोवेशन मकान का चल रहा है वो तो कर ही रहे हैं। तो ये जो जिम्मेवारी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी शायद ज़रूरी है थोड़ा और एम्फसाइज करना। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर, किस तरह के मामले जो हैं, मतलब ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तेज़ी से। रिपोर्ट्स क्या, अखबार देख लीजिए आप, मतलब हर तरह के ऐसी खबरें होंगी जिसमें आपको सोचने को मजबूर कर देंगे कि मतलब क्या मानसिकता है। हाँ, लेकिन वजह क्या देख रहे हैं? मतलब प्रदूषण तो एक फैक्टर है, चलिए, बट व्हाट अदर फैक्टर्स, व्हाई आर वी बिकमिंग लाइक दिस? वायु प्रदूषण, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ है। और यहाँ एक मिसाल और दे दूँ, मैं आज सुबह से वही सोच रहा हूँ कि एक मिसाल और दे दूँ। जब पहली बार ये रिसर्च आने लगी सामने कि धूम्रपान से, तंबाकू से लंग कैंसर होता है, तो उतनी ही मुश्किल थी स्वीकार करने में, साइंस को भी और सोसाइटी को भी। उसी प्रकार इनफैक्ट टाइफाइड जैसी 100 साल पहले, 20वीं सदी के शुरुआत में, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई नई दिशा विज्ञान दिखाता है, तो समाज को और विज्ञान दोनों को थोड़ी परेशानी होती है उसको स्वीकार करने में। अभी जो आज हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण और मानसिक स्वास्थ्य की, उसका प्रत्यक्ष असर हमारे क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में नहीं दिखेगा। लंबे अरसे का अप्रत्यक्ष असर बहुत स्ट्रांग है और वो साइंस क्लियर है। बिल्कुल। तो अगर हम समझना चाहें तो इसको स्वीकार करें। अब दूसरे मुद्दों पे आए, सामाजिक और पारिवारिक जो प्रचलन है वो बहुत बदल गया। मैं अगेन ये बहुत बहुत पसंद करता हूँ चीज़ें कहने का। महामारी ने हमें सीखने का मौका दिया, क्या अकेलेपन से हम जूझने को तैयार हैं? समाज की दिशा तो इस तरफ है कि वो जो जॉइंट फैमिली थी वो नहीं है।
मैं अक्सर ये देखता हूँ सेमिनार्स में, टीवी पे, पब्लिक डिस्कोर्स में, ड्राइंग रूम में, पार्टीज में बातें, अरे यार वो समय बड़ा अच्छा था, जॉइंट फैमिली थी, सबको हुँ, एक दूसरे से सपोर्ट मिल जाता था। भाई मान लिया था, लेकिन 21वीं सदी में वो ज़माना तो वापस नहीं आने वाला है। जैसे हुँ। मैं बहुत पसंद करता हूँ कहना, वो जो मुग़ल आज़म का गीत है ना, गुज़रा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। बिल्कुल। तो हम सिर्फ़ उस ज़माने को याद करते रहें वो काफ़ी नहीं है। हुँ, मैं बहुत संतुलित रूप से कहना चाहता हूँ कि अकेलापन, लोनलीनेस एक हेल्थ रिस्क फैक्टर है, ये अब डब्ल्यूएचओ ने भी मान लिया। हमें ये चाहिए, आप और हम मिलके भी, मीडिया के और प्रोफेशनल लोग, कि हमारी जनता को, हमारे युवा वर्ग को, हमारे बुजुर्गों को इस काबिल बना सके कि अकेलेपन से कैसे डील करना है कि स्वास्थ्य पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। हुँ, सिर्फ पुराने ज़माने को याद करके वो हासिल नहीं होगा, सिर्फ ये स्वीकार करके कुछ नहीं होगा कि लोनलीनेस एक फैक्टर है। मेरी मेरी राय ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हर व्यक्ति जो अकेला रह रहा है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है, वो उससे कैसे डील करे। हुँ, हुँ। तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है और वो मुझे लगता है अभी भी कमी है। हम लोग तमाम प्रोग्राम बनाते हैं डॉक्टर जागरूकता के लिए कि कोई आपके आसपास ऐसे लिख रहा हो तो आप ध्यान दें। आजकल तो हुँ, लोग एक पोस्ट डालते हैं एंड देन दे कमिट। हुँ, हाँ, सो लेकिन हम अपने आसपास के लोगों को के बिहेवियर को पढ़ ही नहीं पाते हैं। आई नो। कहीं न कहीं वी आर लैकिंग, वी आर नॉट अवेयर। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि कितना खड़ूस है, कैसा बिहेवियर कर रहा है, गलत व्यवहार है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रोध है, लेकिन उसके पीछे का जो सच होता है ना, हम नहीं जानना चाहते। सही कह रही हैं आप। उसको उसको हमारे हमारे दृष्टिकोण से, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखें, तो वो ये बात बनेगी कि एक ज़माना था, हमने भी शायद बचपन में देखा, लेकिन हमारे से पहले के वक़्त में एम्पैथी, कंपैशन नेचुरली था समाज में और परिवारों में। हुँ, इसको हम स्वीकार करें कि नाउ इट डज़न्ट कम वेरी नेचुरली। हुँ, Everybody is too busy, everybody is too competitive, everybody wants to make success, हुँ, पैसा कमाना है, ओहदा लेना है। तो ये जो रेस चल पड़ी है, इसमें कहीं एम्पैथी और कंपैशन अगर कम हो रहा है, तो क्या, जैसे आप कह रही हैं, हम कोशिश करके ये ना करें कि एम्पैथी और कंपैशन थोड़ा और एक्सप्रेस किया जाए। एक बार फिर महामारी के मुद्दे पे आऊँ, मेरे लिए, मैं सच में मानता हूँ, मानव जाति के लिए महाविश्व युद्ध के दो हो गए उसके बाद, ये अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड था सबके स्वास्थ्य के लिए और सबकी भलाई के लिए, तो वो था कोविड। महामारी कोविड की। तो उसमें से एक और चीज़ सीखना लगा, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हुँ, जैसे आपने कहा, अगर मेरे काम पे जो साथी है या मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति है या परिवार में कोई व्यक्ति है जो परेशान दिख रहा है, हुँ, हुँ, तो हम उसकी हंसी ना करें, उसका मजाक ना बनाएं, हम सहिष्णुता से, सेंसिटिविटी से उससे बात कर सकें, उसकी मदद कर सकें। और शहरों में, महानगरों में ये 10-100 गुना और ज़रूरी हो गया। हुँ, बिल्कुल। गाँव में और कस्बों हुँ, में फिर भी है। तो सबसे पहला मुद्दा, जो अगर हमें स्वयंभू रूप से नहीं हो रहा है समाज में या व्यक्ति विशेष में, परिवारों में, तो क्या हम थोड़ी कोशिश करके एम्पैथी और कंपैशन बढ़ा सकते हैं? मुझे लगता है कि कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब एम्पैथी, कंपैशन और जो हम लोग बात करते हैं जॉइंट फैमिली, ये सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन जो हम लोगों ने बात की कि प्रदूषण, तो एक ये फैक्टर भी है डॉक्टर कि पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य को साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। बिल्कुल देखा जाना चाहिए। जैसे जैसे कहते हैं, माहौल जैसा है, अब वो माहौल फिज़िकल हो, एनवायरनमेंटल हो, इंटरपर्सनल हो या इमोशनल हो, हुँ, तो माहौल की बात है ना। हुँ, माहौल के सभी पहलू शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे असर करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसको अगर हम समझें, और एक बात तो है, अ, मुझे लगता है न सिर्फ हमारे दक्षिण एशियाई समाज में तो बहुत ही अच्छा था वो माहौल, लेकिन पूरे विश्व भर में एक ज़माने में सामाजिक रूप से सोशल रिलीजियस रिचुअल्स में वो सब वीव इन कर लिया गया था, वो ताना बाना हो गया था सामाजिक अस्तित्व का। अब हुँ, वो नहीं है। जैसा मैं बार बार कहा, अकेला जीवन हो रहा है, रिचुअल्स ख़त्म हो रहे हैं। हुँ, हुँ, चाहे हम धर्म में माने ना माने, कौन से धर्म में माने, किस हद तक विश्वास करें, वो अपनी चॉइस का बात है, हक है। लेकिन धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चीज़ों में बहुत फ़ायदा था उस सोशल सपोर्ट का। बिल्कुल। भाई आज आज के वक़्त में सच बताऊँ, रात के वक़्त में जागरण हो रहा हो तो मुझे नॉइज़ पॉल्यूशन तो लगती है उसकी।
लेकिन मैं अपने आप को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि उससे वो जो व्यक्ति वहाँ जमा हो रहे हैं उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। बरसी या 13वीं की जो प्रथाएं थी उसमें बेरीवमेंट के बाद एक सोशल सपोर्ट स्पॉन्टेनियस ही बन गया था। तो एक बार फिर कहूँ, हमारे हमारे बुजुर्गों ने विश्व भर में और खासकर दक्षिण एशिया में आई थिंक बहुत समझदारी की गहराई की बात की थी कि उन्होंने जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजें थी उनको रिचुअल्स बना लिया था। बिल्कुल, समाज का हाँ, ताना बाना वो हम छोड़ते जा रहे हैं। चलो, मैं जैसे कह रहा हूँ, बार बार कहूँ, वो नहीं मिलेगा फिर से। लेकिन क्या नई चीजें हम नहीं ईजाद कर सकते? एक दूसरे को थोड़ा सपोर्ट और कर दें। मुझे मुझे सच में लगता है कि सोशल मीडिया को सिर्फ बदनाम करने की एक होड़ चल पड़ी है। मुझे लगता है सोशल मीडिया बहुत सपोर्टिव चीज़ है। जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं उनके लिए सोशल मीडिया तो अच्छी चीज़ है। वीडियो कॉल पे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में नातों से पोतों से बात हो जाती है। तो हम नए नए इन्वेंशंस को बदनाम करने में सिर्फ जो शौक रखते हैं ना, वो ना करके मुझे लगता है हम 21वीं सदी के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को अगर हम जुटा पाएं अपनी भलाई के लिए, बट राइटफुली यूज करें, उसका जुडिशियस यूज हो। अप्रोप्रिएटली बैलेंस्ड यूज, हाँ। बैलेंस्ड यूज। देखिए, यहाँ से लगता है जी मुद्दा यह है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी साधन मिसयूज हो सकता है। चाकू से लेके अग्नि। जब केवमैन ने पहली बार अग्नि का आविष्कार किया तो कितना बड़ा आविष्कार था, लेकिन फायर में कितने लोग मारे गए। तो हर आविष्कार का, हर साधन का मिसयूज भी होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो हम ये समझें कि ऐसा ना हो, लेकिन उसका जो मुनासिब यूज है वो हम शायद भूल रहे हैं। एक बात और कह दूं, फॉर एग्जांपल, मेरी ये मुझे कोई परेशानी नहीं है कहने में, निजी अनुभव से और डॉक्टरी रूप में, जन स्वास्थ्य में, तीनों लेवल पे लोनलीनेस, अकेलापन 21वीं सदी की सच्चाई है। साथ रहते हुए भी, या जो लोग अकेले रह रहे, लोग साथ रहते हुए भी अकेले हैं, भीड़ में भी अकेले हैं, जैसे शायर कहते हैं। मेरा ये मानना है कि क्या हम अपने आप को तैयार करें, हमारे युवा वर्ग को, किशोरों को तैयार करें और बुजुर्गों की मदद करें उस अकेलेपन से कैसे जूझना है। उदाहरण के रूप में, कोई नई बात नहीं है, अकेलेपन को एकांत में बदल पाना, टू बी एबल टू कन्वर्ट लोनलीनेस टू सॉलिट्यूड। वेरी गुड। अच्छा, मैं सीखा अपने अनुभवों से भी, अपने मरीजों से, सामाजिक अनुभव से। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई भगवत गीता का एक सार तो यही है, अकेलेपन को एकांत में हम बदल सके। एक बार फिर कहूं, 21वीं सदी में अकेलेपन से कोई एस्केप नहीं है। क्या हम उस सॉलिट्यूड को कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में, सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करके, दूसरों की मदद करके। बट डॉक्टर, आई वंडर वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। जब हम देखते हैं छोटे बच्चों को, जो मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, चौथी क्लास का बच्चा, तीसरी क्लास की लड़की, कोई फियर नहीं है, कहीं से कूद जाओ, कुछ भी कर लो। मतलब ये एक डर सा हो गया है हर पेरेंट के भीतर। हाँ, एक शायद मैं आपसे थोड़ा सा मतभेद ये करना चाहूँगा। आपने कहा वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, नॉटली फिलॉसफी में, लेकिन यथार्थ में ये सोच मुझे लगता है बहुत मायने रखती है कि क्या ये स्थापित है कि हम गलत दिशा में हैं। थोड़ी दिशा मानव जाति की, मानव समाज की गलत हो रही हो और वो और बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी और हैं भी। तो अगर हम एक बैलेंस व्यू ले सकें, नई जनरेशन्स की जो समझदारी है कुछ चीज़ों में वो बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है बहुत है, लेकिन जो आप बात कर रही हैं उसको एक नया मोड़ दे दूँ। दूसरा, जो आप बात कह रहे हैं कि 10वीं मंजिल से कोई बच्चा कूद जाता है, उसे डर भी नहीं है, यहाँ हम ये जरा याद रखें, अगेन माइक्रो मैक्रो मिजो लेवल पे 100 में से कुछ प्रतिशत बच्चे, किशोर, वयस्क या बुजुर्ग या महिलाएं वल्नरेबल होती है। तो हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। जो स्वाभाविक डर है 10वीं मंजिल से कूदने का, वो हम सब में रहेगा, लेकिन जिसको डिप्रेशन की बीमारी है, बट 3rd ग्रेड की लड़की को डिप्रेशन होता है ना, ये हम पहले नहीं मानते थे विज्ञान में भी, लेकिन यंग एज में भी बायोलॉजिकली ब्रेन मैकेनिज्म से संबंधित डिप्रेशन होता है।
तो ये पाया गया है। तो इस उस उदाहरण को एक एक मिनट और आगे बढ़ाएं। अगर चाहे वो 7-10 साल का बच्चा है, 15 साल का किशोर है या 25 साल का वयस्क है, अगर डिप्रेशन की बीमारी के कारण मुझे पूरी दुनिया बड़ी जालिम लग रही है, असह्य लग रही है, असहनीय लग रही है, तो मेरे लिए वो डर खत्म हो जाता है कूदने का। तो उस एक व्यक्ति को और उनमें से हर व्यक्ति को, जैसे आपने हमने दोनों ने कहा, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, केयरिंग एनवायरनमेंट मिले, ये हम सबका जिम्मा रहेगा ना। तो हमें जो वनरेबल लोग हैं उनको, जो वीक नहीं कहूंगा मैं, हम्म। कमजोर शब्द प्रयोग और सोच गलत होगी, हम्म। लेकिन वनरेबल है, हम्म। वो बीमारी के, मानसिकता के शिकार हो सकते तो हैं। क्या ये इस कारण से भी ऐसे मामले, जैसे कि अगर मैं याद करूं तो मतलब मेरे जनरेशन में तो हमने इस तरह के ना ख्याल कभी जहन में उभरा भी नहीं होगा। और मतलब मैंने अपने आसपास जो देखा है, होते होंगे ऐसे मामले, पहले भी होते होंगे, बट ना कभी सुना मैंने, ना कभी ये शब्द भी सुने। हाँ, तो अब जब ये मामले रोज आ रहे हैं, एक तो चलिए मीडिया का विस्तार हुआ है, सोशल मीडिया है, इसलिए सब कुछ ज्यादा सामने आता है, लेकिन हम्म। एट द सेम टाइम इज इट ऑल्सो बिकॉज हमने बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव जोन में वो कर दिया है, या वो बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। मैं आपको श्रोता जी संक्षेप में बताऊं, 1958 से 62 तक, 4 साल तक, और ये एक सोचने वाली बात है अगेन। एक एक वैज्ञानिक ने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया उस वक्त, करीब कितने हो गए, 50-60-70 साल पहले। उन्होंने चूहों को एक ऐसी जगह में रख दिया, समूह में, जहां हर एक सुविधा, हर एक सुख प्रोवाइड किया गया। अमेरिका की उस वक्त वो हालत थी जो हम लोग आज हैं, कि हम विकसित बनने जा रहे हैं, हम्म। तो सब सुख हमें चाहिए, सब कुछ कंफर्टेबल चाहिए, राइट। हम्म। सरप्राइजिंगली नतीजा ये हुआ, और उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट रिपीट भी बहुत हुआ है। नतीजा ये हुआ कि वो जो चूहे थे, वो शुरू में तो बड़े सुख शांति से रहे, हम्म। फिर चिड़चिड़े होने लगे, हम्म। फिर एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, इस हद तक श्वेता जी कि वो एक दूसरे को मारने पे उतारू हो गए, विथ ऑल दी कंफर्ट्स एंड लग्जरीज प्रोवाइडेड। सो मुद्दा ये है, जो आप सवाल उठा रही ना, उसको अलग तरीके से जवाब दूं। सिर्फ भौतिक सुख और सब टेक्नोलॉजी का एडवांस मिलने से सुख और शांति नहीं मिलती है, बल्कि उल्टा असर होता है। उसको पता है क्या कहा गया था, आपको मैं बताऊं, बिहेवियरल सिंक। हम्म। उस वैज्ञानिक ने उस फिनोमेनन को नाम दिया बिहेवियरल सिंक। कि जैसे हमारे रसोई घर में सिंक होता है, जहां हम हम्म। अपना बर्तन धोते हैं। बर्तन धोते हैं और कूड़ा साफ करते हैं, व्यवहार उन चूहों का ऐसा हो गया था, सब सुख मिलने के बावजूद। तो एक तरीके से सोचें तो जो बहुत समृद्ध देश है, नाम न लें, जो बहुत समृद्ध देश है, जहाँ सब कुछ आज़ादी मिल गई है, जैसे आपने कहा सब सुख मिल गए हैं, सब कुछ प्रोटेक्शन में हो रहा है, शायद वो एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत याद आता है, शायद वो हो रहा है मैक्रो लेवल पे। तो हम्म। एक एक इससे मुद्दा, श्वेता जी, एक और जोड़ दूं, और पूरी पूरी सम्मान के साथ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने एक प्रथा शुरू कर दी, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स। हम्म। फिनलैंड में सबसे ज्यादा ठीक है है। जी, हाँ, फिनलैंड में बहुत अच्छा है। फिनलैंड, आइसलैंड ऑफ कोर्स एक आदर्श समाज के करीब है, हम्म। लगता है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि प्रणालीगत रूप से एशिया, अफ्रीका में और खासकर दक्षिण एशिया में, क्या जीवन का मकसद या ध्येय सिर्फ खुशी पाना था? मुझे नहीं लगता। हम्म। जीवन का ध्येय होता था एक दो और, संतोष, सुख, शांति। तो मुझे लगता है पूरी मानव जाति यहाँ एक वैज्ञानिक रूप से पब्लिक पॉलिसी में कुछ गलती कर रही है। हम्म। हैप्पीनेस को मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देके, हम्म। खुशहाली अच्छी चीज है, लेकिन बट ये खुशहाली से संतोष रहने से आएगी, ये ये कंटेंटमेंट के बाद हैप्पीनेस आएगी। कंटेंटमेंट, जो आपने बात कही हम्म। ना, बहुत अच्छा, मुझे कंटेंटमेंट, हम्म। हैप्पीनेस इज नॉट नेसेसरली द ओनली गोल ऑफ लाइफ, कंटेंटमेंट। तो यहाँ जैसे आपके उस सवाल पे आए, कुछ चीजें शायद मानव जाति की सही नहीं जा रही सोच में और डेवलपमेंट में, लेकिन साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी है, और ये हमारे ऊपर और हमारे बाद वाली पीढ़ियों पर रहेगा कि उसको हम मोड़ कैसा दे पाएं, खासकर मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से। हमने शायद ये बात भी नहीं की है कभी, मेरे मेरे जहन में, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, साइकेट्रिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल दोनों के होने के नाते, और एक नागरिक के रूप में, मानव होने के रूप में,
एक सवाल हमेशा रहा है जिसका जो मुझे अब तक अच्छे से नहीं मिला है। हम्म, अ, क्या क्या इकोनॉमिक एडवांसमेंट या सोशियो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, है ना, जो भी इंडिकेटर्स हो, हम्म, क्या वो अच्छा होने से मानव समाज हमेशा बेहतर होता है? एविडेंस ये नहीं कहता, बल्कि एविडेंस मोस्टली ये कहता है वैज्ञानिक रूप से कि जहाँ विकसित समाज बनता है वहाँ मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की इंडिकेटर्स खराब होते हैं। हम्म, अगेन पूरे रिस्पेक्ट के साथ एग्जांपल दे दूं, केरला में आपको याद हो क्या हुआ? घर से बहुत पैसा आया, एफ्लुएंस, एवरी फैमिली हैड पॉट्स ऑफ मनी। हम्म। केरला के मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स सबसे खराब है। जबकि एजुकेशन भी वहाँ काफी एजुकेशन बिल्कुल सही मैम, एजुकेशन है, पैसा है, और क्या चाहिए? हम्म, भाई एजुकेशन हो गई, पैसा आ गया तो परम शांति हो गई, लेकिन नहीं हुई। अल्कोहल, सुसाइड रेट, डिवोर्स रेट, जो इंडिकेटर आप उठा लो बहुत अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है मानव जाति के लिए, विश्व समाज के लिए एक बहुत गहन विचार का विषय है कि क्या डेवलपमेंट, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास, क्या विकास हमेशा अच्छा होता है और जिस मॉडल में हम विकास चला रहे हैं वो मॉडल अच्छा है, या क्या दक्षिण एशिया और भारतवर्ष एक और मिसाल दे पाएगा समाज को कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो लेकिन शांति बनी रहे? मतलब ये इंडिविजुअल एफर्ट्स के अलावा मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स आल्सो हैव टू वर्क। मैक्रो पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर उस पे आ जाए हमारे एक आम दर्शक को क्या चाहिए, उससे शायद इन पॉलिसी मैटर से कम सरोकार हो। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप जैसे आप कर रहे हो, छोटे बच्चों को आप बड़ा कर रहे हो, क्या चाहिए? भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सारे साधन सुख के वो जुटाइए, लेकिन साथ साथ शांति और सुख की भी भावना बनाए रखने की कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगी। मेरा एक मुद्दा सिर्फ ये है कि वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है। एक गलतफहमी ये हो रही है कि जैसे भौतिक सुख मिलेगा शांति खुद आ जाएगी। वो नहीं होता है जैसे आपने खुद कहा। भौतिक सुख हासिल करने के साथ साथ मानसिक शांति के लिए कोशिश करना पड़ती है। तो जैसे हम अगर देखें कि चलिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हाँ, वो कम से कम मतलब उनके लिए सही दरवाजे खुल सकें। बिल्कुल सही हाँ, कह रहे हो आप। और जो जो आपने हमने शुरू में औपचारिक रूप से बात की थी, ये जो परीक्षा का आ रहा है ना मौसम, तो प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर्व शुरू किया है, एक बहुत काबिले तारीफ चीज़ है। मैं अक्सर उन सेशंस में कहता हूँ युवा वर्ग के साथ, और आप याद करें, हम में से कोई भी याद करें जो आज 30-40 की उम्र के ऊपर हैं, करियर में या करियर के टुवर्ड्स द एंड है, मैं बच्चों को कहने में बहुत बहुत अच्छा समझता हूँ। ये जो आप कह रही हो उसी को एंड करें अलग तरीके से। बुद्धिमत्ता का आंक, IQ, एकेडमिक सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस, सोशल सेटिस्फैक्शन एंड इमोशनल बैलेंस, ये पांचों चीजें एक साथ नहीं चलती है, बल्कि अलग एक साथ नहीं चलती, अलग अलग। आप सोचें, जो हाईएस्ट IQ वाले बच्चे थे, जो एकेडमिक परफॉर्मर्स थे, वो मोस्टली शांति में और सुख में नहीं है। जो मीडियोकर थे, जिन्होंने अपना माना कि अच्छा भाई यही मेरी 70-80 में खुश है। हाँ, तो ये जो खुश रहने की बात है ना, जो आपने हमने दोनों कही कंटेंटमेंट, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमें न सिर्फ कहने में, या एक नुक्ता और जोड़ दूँ, हम लोग कहते तो अक्सर हैं युवा वर्ग से ये, लेकिन मेरे आसपास जो युवा वर्ग है वो मेरे बर्ताव में क्या देखता है? तो क्या हम कहने में, कथनी में और करनी में कंटेंटमेंट का भाव ला पाते हैं? भाई मेरे पास BMW ना हो, मर्सिडीज बेंज ना हो, वैगन आर है, स्विफ्ट है, कोई बात नहीं। 10 बेडरूम वाला घर ना ग्रैंड बंगलो ना हो, 2 बेडरूम वाला फ्लैट है, ठीक है। 10 या 20 लाख 50 लाख वाली इनकम ना हो, 1-2 लाख वाली हो, 50,000 वाली हो। जैसे आई केम अक्रॉस अ पर्सन, हाँ, मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उनका कहना था, ऐसा नहीं कि वो 3-4 कमरे का घर नहीं ले सकते, बट वो मुझे कहते हैं कि श्वेता मैंने एक ही कमरे का घर लिया है, बिकॉज मैं, मेरी वाइफ और दोनों बेटियां,
सब अपने अलग-अलग कमरे में ना चले जाएँ, सब एक साथ बैठ के खाना खाएँ, एक साथ रहें। बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक बात और जोड़ूँ, हमारे हमारे युवा वर्ग को, किशोरों को ऐसा ना लगे कि हम उपदेश दे रहे हैं, हुँ, ज्ञान बाँट रहे हैं। ज़रूर बताना चाहेंगे, मैं एक बार फिर कहूँगा, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं 2-3, हमें हमारी कथनी और करनी में ये सब शामिल करना रिफ्लेक्ट पड़ेगा। करना चाहिए। गांधी जी ने बहुत अच्छी बातें 1-2 अपनी समझ से और शास्त्रों से, उपनिषद से जो उठाई थी, आप याद करें, अपरिग्रह, हुँ, हुँ। टू एक्वायर मटेरियल एक्विजिशन, भौतिक साधन हासिल करना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उतना जितनी मुझे जरूरत है। हुँ, भाई 3 फैमिली मेंबर्स के परिवार में अगर 5 गाड़ियां हैं नॉट नीडेड। तो कुछ सोचने लायक है। हुँ, आज के वक्त में दिल्ली बॉम्बे में 3 मेंबर फैमिली में 1-2 गाड़ी हो, शायद 3 भी हो, तीनों अपने अपने काम से हैं, शायद माना जाए। नहीं बट हम तो ये जो सॉरी सॉरी हुँ, कंपटीशन हो गई है ना, हुँ, ये ये गड़बड़ है। इसी पर मैं आ रही थी हाँ, कॉम्पिटिशन बिकॉज़ डॉक्टर हम इस कॉम्पिटिशन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के चक्कर में अपने बच्चों को कहते आई हैं एग्री। 100 में से 100 लाना नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ। बिल्कुल, जो मैंने एग्जांपल दिया ना, सो कोई ये जो जरूरी नहीं कट है। ऑफ लिस्ट जो निकालती हैं कॉलेजेस आई नो, उसका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए मुझे लगता है बिल्कुल। कि देयर हैज़ टू बी कोई शिकंजा तो उस पर कसना चाहिए। मुश्किल ये है, थोड़ा थोड़ा मजाक के रूप में, लेकिन गंभीरता से कहूँ, शायद शायद हम में से बहुत सारे लोगों को ये समझ जो आप और हम कह रहे हैं ना, वो 40, 45, 50 के बाद धीरे धीरे आने लगती है, मोस्टली। हुँ, हुँ, मुश्किल ये है कि वो समझ यूजफुल होगी 20, 22, 25 की उम्र में, हुँ। या जैसे आप कह रही हैं, वो जो 15-18 साल का बच्चा है जिसके 97% नहीं आए, 92 या 87% आए, 99 और में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। राइट, और वो बेचारा सुसाइडल हो जाता है, हाँ, राइट। तो गंभीरता से कहूं, जो जो समझ बाद की उम्र में मिलती है ना, वो हम कहीं सामाजिक रूप से युवाओं तक पहुंचा सकें विदाउट उपदेश एंड ज्ञान। आप भी मानोगे, किसी भी पीढ़ी को अच्छा नहीं लगता है, आज की पीढ़ी 21वीं सदी की जो युवा वर्ग है, उसको उपदेश और ज्ञान अच्छा नहीं लगता। हुँ, हुँ। किसी पीढ़ी को नहीं पसंद आता, हमें नहीं पसंद आता था 50, 60, 70 के यू आर दशक में, राइट। है ना। लेकिन तो हमें ये करना है, दूसरे तरीके से कहूँ, विदाउट सरमनाइजिंग, हुँ, उपदेश बिना दिए, क्या हम अपनी जीवन शैली से बच्चों को ये सीख सीख दे। पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, मैं 50-55 का हूँ, मुझे जीएम की पोस्ट चाहिए थी, जनरल मैनेजर बनना ही चाहिए था, हुँ, नहीं मिली। तो मैं कैसे बिहेव करता हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ, वो बच्चे और एक्सटेंडेड फैमिली के लोग, बच्चे देख रहे हैं, हुँ। यू आर राइट, यू आर है ना। राइट। तो हमें बार बार कहूंगा, बाय डेमोन्स्ट्रेशन हमें ये इम्पार्ट और करना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं जैसे कि कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सीयूईटी का किया शुरुआत की गई कि बिल्कुल। चलिए एक एग्ज़ाम के थ्रू आप को एडमिशन मिलेगा या फिर पहले की तरह आप देखिए ना कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं अब तो ना जाने कितने तरह के प्रोफेशन हैं हम्म। सो यू हैव टू फाइंड द राइट ऑप्शन इन लाइफ। बल्कि डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात नहीं है कोई आज के वक्त में। एक एक मुद्दा और थोड़ा वैज्ञानिक रूप से और जनस्वास्थ्य के हिसाब से और आम जनता के लिए जोड़ दूं, श्रोता जी, जो हम कह रहे हैं उसी से, और एक क्लियर भी हो जाए। हमने जो बहुत सारी बातें की, पब्लिक हेल्थ फॉर मेंटल हेल्थ या पब्लिक मेंटल हेल्थ की बात करें, मानसिक जन स्वास्थ्य की, तो 3 लेवल उभरते हैं। पहला, मानसिक रोगों की पहचान और उनका इलाज, वो अपनी जगह है, साइकियाट्री जो मेरा बेसिक साइंस है। सेकंड है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या सिम्टम, जो मानसिक परेशानी है समाज में, उसको हम कैसे कम करें। और तीसरा लेवल है मानसिक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का, मेंटल वेलनेस, जो आजकल काफ़ी चल पड़ा है। तो हमें ये भी चाहिए, और मुझे लगता है ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे दर्शकों को समझने के लिए, कि तीनों के लिए स्ट्रेटेजी अलग चाहिए। जो बीमार है उनके लिए इलाज ज़रूरी है, सपोर्टिव शेयरिंग केयरिंग जो आपने कहा वो ज़रूरी है। मानसिक परेशानी या मानसिक शांति का अभाव, उसको अलग रूप से डील करें। और मेंटल वेलनेस, जैसे माइंडफुलनेस वगैरह। हाँ, तो क्या हम एक पॉजिटिव मोड दे सकते हैं मानव जीवन को। तो माइंडफुलनेस वगैरह के जो सेशंस होते हैं दे आर हेल्पफुल। हाँ, थोड़ा विवादास्पद है, अगेन कहूँ,
हल्दी का एग्जाम्पल आपको याद है या नहीं? 2 एग्जाम्पल है, हाँ। योग और हल्दी। हुँ, ये 2 चीज़ें बुनियादी रूप से हमारे समाज में थी। वो फलां देश जाती है, रीपैकेज होके हमारे पास आती है। हुँ। तो माइंडफुलनेस का ये चक्कर है, अगर और आप उसमें याद करें करक्यूमिन सुन लिया हमने। तो मैं मुझे कॉन्सेप्ट से कोई कोई रिजर्वेशन नहीं है। हुँ, माइंडफुलनेस वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि मेरा ये कहना है कि हमारे दक्षिण एशिया के समाज में माइंडफुलनेस एक सहज भाव था। हुँ। हम उसको रिटेन करें, उसके लिए 4 सेशन नहीं ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? 4 या 6 सेशन मैं पैसा देके माइंडफुलनेस के अटेंड करूँ, ये मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगता। हुँ, हुँ, हुँ। हम क्या स्पॉन्टेनियसली नेचुरल वे ऑफ लाइफ में उसको बिल्ड नहीं कर सकते? इट रिमाइंड्स मी कि आजकल हम लोग पैसा देख के हँसने भी जाते हैं, लाफ्टर शोज़ होते हैं। आई नो। आप गए हैं कभी डॉक्टर? नहीं मुझे मुझे फॉर्चुनेटली इतनी हंसी और ह्यूमर जेन्युइनली आता है कि सच में। तो इसको अगेन समीक्षा करें एक बड़े रूप में, जो अच्छी बातें हैं और थी मानव जाति में, हुँ, अस्तित्व में, वो कम होती जा रही है, इसलिए उसको पैकेज किया जा रहा है। हुँ, पैकेज करके पैसे से कमर्शियलाइजेशन हो रही है। अब इस दिशा को भी हम में से कोई नहीं रोक सकता। हुँ, भाई फॉर एग्जांपल 40-50 साल पहले भारतवर्ष में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कहाँ था? हुँ, राइट? अब हम सब वही करते हैं। मजाक होता था और अभी भी होता है कि पैकेज क्लीन एयर मिलेगी, जहाँ से हमने हुँ, शुरुआत की। हुँ, हुँ। आपने जो वायु प्रदूषण से शुरुआत की, अगर क्या इतना खराब हो जाएगा वायु प्रदूषण प्रदूषण कि हम क्लीन एयर भी खरीदेंगे? खरीदेंगे। हुँ। वो बड़ी शामत होगी। तो लोग गले में आजकल पहन के घूम रहे हैं ना वो। हाँ, वो हाँ, और घरों में एयर प्यूरीफायर। पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर। राइट, हाँ। और घरों में एयर प्यूरीफायर लगा देते हैं। हुँ, तो फिलोसॉफिकली अगेन फिर कहें, फिलोसॉफी के लेवल पे या यथार्थ के रूप में हमें इन सब से बचना पड़ेगा। मुझे एक बात याद आती है, जो आपने बीच में बात उठाई थी ना, गांधी जी ने एक और तरीके से बड़ी अच्छी कही थी, अपरिग्रह तो छोड़ो। उन्होंने ये कहा था कॉस्मोस के हिसाब से या हुँ, ब्रह्मांड के हिसाब से। वो बहुत अच्छी बात कही थी, अगर मुझे सही अल्फाज याद रहें। गांधी जी ने ये कहा था कि देर इज इनफ इन दी वर्ल्ड फॉर ह्यूमन नीड हुँ, एंड देयर विल नेवर बी इनफ फॉर ह्यूमन ग्रीड। हुँ, तो जरूरत के लिए ब्रह्मांड ने बहुत चीजें दे रखी है, वायु भी क्लीन, हुँ। लेकिन हमने शायद खुद जाने अनजाने में उसको इतना खराब कर दिया, फिर हम उसको खरीदारी करेंगे। बिल्कुल। तो इससे हम बचे। वो ग्रीड जो है ना, हुँ। वो प्रलोभन जो है, वो लोभ, वो मुश्किल कर रहा। हाउ ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर देसाई हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत ही खूबसूरती से आपने सारी बातों को समझाया। मुझे लगता है कि हमें इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी एंड गोइंग फॉर सेशंस और एक मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ कुछ करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम एक नेचुरल भाव में कंपैशन बिल्ड करें। सहज भाव, हुँ। सहज भाव, सोच ही खत्म हो गई। अगर आप गौर करें, वही कंपैशन हमें नेचर के लिए भी चाहिए, वही चाहिए, कंपैशन हमें बिल्कुल अपने आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल भी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर देसाई। सो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द मिलूंगी फिर से एक नई हस्ती के साथ। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जानकारी हर किसी को फ़ायदा पहुंचा सके। नमस्कार।